आज़ादी का अमृत महोत्सव मेरी माटी मेरा देश के इस व्याख्यानमाला के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परमादरणीय प्रोफेसर वंश गोपाल सिंह, माननीय कुलपति पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी जी, माननीय कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर। स्वागत की श्रृंखला में मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी जी का पुष्प पौध से स्वागत करें। मैं प्रोफेसर शोभित वाजपेयी क्षेत्रीय निदेशक महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का पुष्प पौध से स्वागत करें। आज के इस गौरवमयी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर एडीएन वाजपेयी जी का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की स्मृति में स्थापित इस विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर वंश गोपाल सिंह जी, मंच पर उपस्थित इस पूरी योजना के संयोजक प्रोफेसर शोभित वाजपेयी जी, इस विश्वविद्यालय में सद्य नियुक्त मनीष साव जी परीक्षा नियंत्रक। सद्य मानो तुरंत, और सद्य शब्द का जो बड़े रोमांटिक मैनर में साहित्यकारों ने उपयोग किया है। जब कोई नायिका नहा कर निकलती है नदी से तो सद्य स्नाता, तो उसके अंग प्रत्यंगों में जो वर्णन करते हैं साहित्य, वो सद्य शब्द होता है। मैंने आपके लिए उसका उपयोग किया है। मनीष साव जी परीक्षा नियंत्रक, जो संचालन कर रही बहन अनीता जी, सम्मुख उपस्थित मुक्त विश्वविद्यालय के समस्त आचार्यगण, मोरध्वज जी, जयपाल जी, वीणा पाणी दुबे जी, जिस महाविद्यालय का जिक्र कर रहे थे शोभित वाजपेयी जी, हमारी सहयोगिनी रही वीणा पाणी दुबे जी, हम लोग साथ साथ काम किया, और सभी लोग जो यहाँ पर इतनी विशाल संख्या में सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय सिंह साहब को कि उन्होंने एक बहुत ही श्रेष्ठ आयोजन का विचार उनके मन में आया है। हमारी माटी हमारा देश को लेकर के व्याख्यानमाला आयोजित करे, बड़ जो विचार आई से इनके मन में होकर मैं गाढ़ा गाढ़ा बधाई देवत हूँ, धन्यवाद देता हूँ। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव से लेकर अमृत काल तक की योजना को एक साथ देखा जा रहा है। अमृत महोत्सव 75वें साल में पूरा हो गया, अमृत काल 2047 में हमारा पूरा हुआ। तो पूरा 1947 से लेकर के 2047 तक की पूरी अवधि जो 100 वर्ष की है, उसके बारे में चिंता की जा रही है। ये बात सच है जो कि शोभित वाजपेयी जी ने कही कि 1947 में तो राष्ट्र स्वतंत्र हुआ था, और कल ही अंग्रेज़ों भारत छोड़ो 9 अगस्त का वो दिन है जिसमें कहा हमको संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, हमें अंग्रेज़ों को देश से भगाना है। लेकिन इसकी भूमिका भारतवर्ष किस प्रकार से विकसित होगा, इसकी भूमिका पहले से बनी हुई थी। ये हमारे तत्कालीन राष्ट्र के जो निर्णायक लोग थे, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उनके मन में स्पष्ट चित्रण हो चुका था कि राष्ट्र जो स्वतंत्र होगा, इट्स मैटर ऑफ टाइम, मे बी ईयर्स, 2 years, decades, not more than decade, but India is bound to achieve its freedom. भारतवर्ष को स्वतंत्रता प्राप्त होकर के रहेगी। ये स्पष्ट भाव हमारे उस समय के जो राजनेता थे, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों, उन सब के मन में ये भाव स्पष्ट हो गया था। तो भारतवर्ष विकास किस प्रकार से हो, इसकी चिंता करना उनका पहला धर्म था, पहला दायित्व था।
बहुत सारे विवरण मिलते हैं इतिहास में। अगर आप भारतवर्ष के आर्थिक विकास के इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत कुछ बोला गया, बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन स्पष्ट रूप से एक समिति का गठन हुआ 1938 में, जिसका नाम ही रखा है नेशनल प्लानिंग कमेटी। नेशनल प्लानिंग कमेटी को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में कहा कि आप इससे अध्यक्ष बनिए। उन्होंने मना कर दिया अध्यक्ष बनने से। वो थोड़े नाराज़ चल रहे थे उस समय, क्योंकि त्रिपुरी कांग्रेस में जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस की विजय हुई, पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके, उससे गांधी जुड़े सारे लोग नाराज़ चल रहे थे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि आप इस अध्यक्ष बनिए, मना कर दिया। उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने चिट्ठी लिखी। यहाँ से इस बात को मैं संकेत रेखांकित करना चाहता हूँ कि देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, चाहे साहित्यकार हो, चाहे जैसी बोझ है चित्रकार हो, चाहे निवेदिता हो, चाहे विवेकानंद हो, कोई भी हो, सब के सब राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चिट्ठी लिखी जवाहरलाल नेहरू के पास में और कहा कि कांग्रेस पार्टी में उन्मुक्त सोचने वाले, स्वतंत्र चिंतन करने वाले, दूरगामी चिंतन करने वाले दो ही लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस, एक तुम। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसका काम देख रहे हैं, इसलिए अर्थनीति किस प्रकार से होगा, आर्थिक विकास किस प्रकार से होगा, इससे अध्यक्षता आपको स्वीकार करनी है। तो एट द बिहेस्ट ऑफ दैट लेटर रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर टू पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्सीडेड टू चेयर दैट नेशनल प्लानिंग कमेटी। तो राष्ट्रीय जो नियोजन समिति, योजना समिति, तो 1938 में उसके अध्यक्ष बने और पूरी की पूरी रूपरेखा बनाएगी उसमें कि किस प्रकार से भारतवर्ष का विकास होगा। और वहीं तय हो गया था भारतवर्ष का विकास जो वो एक नियोजित ढंग से करेंगे, हम प्लान्ड मैनर में करेंगे। 1947 में देश आज़ाद हुआ, पहला प्लान भी बन करके आया। श्रीमन नारायण अग्रवाल सभी लोग उसमें जुड़े हुए थे। बनने के बाद में जो दिशा लेना था भारतवर्ष के विकास के लिए, किस प्रकार से कौन सा मॉडल अपनाया जाए, किस प्रकार की व्यूहरचना बनाई जाए, तो पूरे विश्व में दो आर्थिक घटनाएं और भी चल रही थीं। हमारे अर्थशास्त्र के यहाँ पर प्राध्यापक गण हैं, उनको पता होगा तीसा की मंदी का जिक्र जो है हम पढ़ते हैं कक्षाओं में, और 30 के आसपास लेकर के आपने कुछ कहानियाँ सुनी होंगी अपने माँ बाप से नहीं, दादा दादी से। एक ज़माना ये था कि 1 रुपए में जो है 24 सेर गेहूँ मिल जाते थे, और 1 टके में इतना मिल जाता था, सारी चीज़ मिल जाती। वो सब मंदी का समय था, जबकि बाज़ार भरी पड़ी थी वस्तुओं से, सामानों से, और लोगों के पास में क्रय शक्ति नहीं थी, खरीद पाते किसी तरीके से। ये मंदी का युग था। आप पढ़ें मंदी का इतिहास तो आप पाएंगे कि कारखाने सब बंद पड़े हुए थे, कहीं चिमनियों धुआं नहीं निकल रहा था, लोग बेरोजगार पड़े हुए थे, वस्तुएं उत्पादित पड़ी, कोई खरीदार नहीं था, और दूसरे लोग भूखों मर रहे थे, लोग बीमारी से ग्रस्त थे, और विकास की दर नीचे चलती चली आ रही थी। ये पूरा का पूरा यूरोप जो था हमारा, यूरोप, अमेरिका, सारे के सारे देश जो है वो इस मंदी के दुर्व्यवस्था से, दुर्गति से ग्रस्त कहना चाहिए। वहीं सोवियत यूनियन का जो मॉडल था, सोवियत रूस का, वो स्थायित्व का आनंद उठा रहा था। वहाँ किसी प्रकार की अस्थिरता नहीं थी, किसी मंदी नहीं थी। तो दो अर्थव्यवस्थाएं पैरेलल चल रही थी। एक डाउनवर्ड अर्थव्यवस्था थी, डिप्रेशन पर आधारित अर्थव्यवस्था थी कैपिटलिज्म की, और कम्युनिज्म या सोशलिज्म लेड कम्युनिज्म की जो अर्थव्यवस्था थी, वहाँ किसी प्रकार की मंदी नहीं थी, वहाँ स्थिरता ही स्थिरता थी। ये दोनों ही चीज़ें जो थी हमारे राष्ट्र के निर्णायकों को, राष्ट्र के निर्माताओं को, भावी राष्ट्र के निर्माताओं के दिमाग में चीज़ें चल रही थी।
एक तरफ हम औपनिवेशिक गुलामी से मुक्त हो रहे थे, तो ऐसा नहीं हो सकता था एक साथ हम कहते नहीं, हम ब्रिटिश की पॉलिसीज़, ब्रिटिश की लैंग्वेज, ब्रिटिश की आइडियोलॉजी, ब्रिटिश का कैपिटलिज्म, उससे एक साथ हम इसको नकार करेंगे। ये कोई कुर्ता तो था नहीं जो उतार फेंकते, और साथ ही साथ स्वतंत्रता मिली भी तो कितने बड़ी कीमत के साथ में। एक नेचुरली रिचेस्ट रिसोर्स रीजन जो था पाकिस्तान के नाम पर हमारे पास से चला गया, उसकी कीमत भी थी। ऐसी स्थिति नहीं थी, हम जो पूंजीवाद के जितने भी टेनेट्स थे, पूंजीवाद के जितने भी प्रतीक थे, उनको एक साथ हम नकार करते हुए हम साम्यवाद या समाजवाद के सारे प्रतीकों को लेकर के एक हम मॉडल बनाते अर्थव्यवस्था के विकास का। तो ये तय किया गया हम दोनों को साथ साथ लेकर के एक मॉडल बनाएंगे, और इसको नाम दिया गया मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल पूरे विश्व में, शोभित वाजपेयी जी इतिहास के बड़े ज्ञाता हैं, कॉमर्स के तो ही हैं, पूरे विश्व में पहली बार डेमोक्रेटिक सेटअप में प्लानिंग का प्रयोग किया गया। इससे पहले डेमोक्रेसी के साथ में इंडिपेंडेंस चल रही है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, और कमांड इकोनॉमी के साथ में प्लानिंग चल रही सोवियत यूनियन मॉडल में। हमने कहा हम डेमोक्रेसी तो अपनाएंगे, हमें प्रजातंत्र चाहिए, हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए, हमारे अंदर जितनी संभावनाएं हैं उनको पूरा का पूरा प्रकटीकरण का हमको भाव चाहिए, लेकिन हमको प्लानिंग भी करना है। सबसे पहले विश्व में भारतवर्ष ने प्रयोग करने का साहस किया कि हम प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था के साथ साथ में हम नियोजित अर्थव्यवस्था भी चाहेंगे। अब प्रश्न उठता है, खाली नियोजन इसलिए चाहिए हमको कि सोवियत यूनियन से हम प्रभावित हो गए? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। कैपिटलिज्म का निजी क्षेत्र और कम्युनिज्म का स्टेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, दोनों को साथ साथ लेने के पीछे भी कुछ हमारे पास में व्यवस्थाएं थीं, मजबूरियां थीं। मजबूरी ये थी, यदि मान ली पूरा हम निजी क्षेत्र पर ही छोड़ देते, नंबर एक, क्या विनियोग करने के लिए आपके पास में पर्याप्त पूंजी थी? उत्तर नहीं। क्या आपको पूरे भारतवर्ष में किन किन क्षेत्रों में विनियोग करना है उसको निर्णय लेने की क्षमता थी? उत्तर होगा नहीं। यदि मान लीजिए इन प्रकार विनियोग कर भी लिया, तो विनियोग करने के बाद में जो उत्पादन के बीच का जो गैप होता, टाइम लैग जिसको बोलते हैं, उसे झेलने की, सहने की क्षमता आपके पास में है? उत्तर होगा नहीं। यदि मान लीजिए आपके पास में टेक्निकल नोन हाउ नहीं है, तो विदेशों से आयात करने की क्षमता आपके पास में है? उत्तर होगा नहीं। इस सारे नहीं उत्तर के साथ में यदि हम निजी क्षेत्र पूरे विकास का ढांचा डाल देते, विकास से बाहर डाल देते, तो मुझे लगता है सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। साथ ही साथ स्टेट सेक्टर जो कि गवर्नमेंट का सेक्टर है, उसके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए पास में नहीं, लेकिन रिसोर्स जनरेशन करने की उसे पावर है। विदेशों से तकनीकी आयात कर सकते हैं, संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट और आउटपुट जनरेशन के बीच में जो टाइम लैग है उसको सहने की भी क्षमता है। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्वेस्टमेंट के चैनल्स क्या हो पाएंगे। यदि हम इंडिविजुअल जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसके इन्वेस्टमेंट पर पूरी तरह से छोड़ देंगे, तो उनकी प्रायोरिटीज़ वहाँ पर होंगी जहाँ से उनको डायरेक्ट प्रॉफिट मिलेगा। दो तरह की एक्टिविटीज़, एक सोशल ओवरहेड कैपिटल का निर्माण करना
दूसरा डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो प्रॉफिट जनरेटिंग होती हैं। तो निजी क्षेत्र जो है वो उन्हीं क्षेत्रों में विनियोग करेगा जहाँ से तत्काल उसे लाभ प्राप्त होना हो। तो शिक्षा में कौन विनियोग करेगा, चिकित्सा में विनियोग कौन करेगा, बड़ी बड़ी सड़कों में निर्माण कौन करेगा, पुलों का निर्माण कौन करेगा, बड़े बड़े प्लांट्स कौन लगाएगा, चाहे वो स्टील के हों, चाहे वो पावर के हों, चाहे वो बांध हों पानी के, कौन बनाएगा? वो तो नहीं बना सकते थे। तो सचेष्ट ये निर्णय लिया गया कि देयर शैल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एंड कॉइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इसी मिक्स्ड इकोनॉमी with a hope that after a certain period of time public sector shall obtain commanding heights। मैं लिखी हुई शब्द बताऊँ, इन्वर्टेड कॉमा बता रहा हूँ आपको। एक समय के बाद में जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो सबको समझिए कि समाविष्ट कर देगा। कहने का तात्पर्य धीरे धीरे निजी क्षेत्र जो कम होगा और सार्वजनिक क्षेत्र जो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत निर्णय लेने की क्षमता है और साथ ही साथ एक जो सामाजिक न्याय की बात है, हमारा उद्देश्य भी जो है वो खाली ग्रोथ ही ग्रोथ नहीं रहेगा, हमें ग्रोथ विथ जस्टिस चाहिए, ग्रोथ विथ जस्टिस, न्याय के साथ में। जब न्याय की बात आती है तब निजी क्षेत्र किसी भी प्रकार का हो उससे हम न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकते। इन्वर्टेड कॉमास में बोल रहा हूँ। भले आप CSR ले आइए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आइए, ISR ले आइए, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आइए, कुछ भी ले आइए, वो संभव नहीं है। या तो गांधी टाइप का कोई आदमी हो हमारे बीच में जो कि मिलना मुश्किल है, स्पिरिचुअली चार्ज, तब उससे संभव हो पाता है, नहीं हो पाता, उससे न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकते। क्योंकि बेसिक इंस्टिंक्ट जो काम करते हैं किसी इंडिविजुअल के अंदर वो स्वार्थ की होती ही है, वो स्वार्थ पर आधारित ही सारा निर्णय लेगा, कंपटीशन के आधार पर। जो कमज़ोर है, दुर्बल है, उस पर अधिकार जमाएगा और हमसे अधिक कोई सबल है उसकी शरण में जाकर उससे मिल जाएगा। ये पूरी पूरी प्रक्रिया निजी क्षेत्र के विकास ही होती चली आ रही है। स्टेट की बात आती है, स्टेट के साथ में हम ग्रोथ की बात करते हैं और जस्टिस की बात भी साथ साथ करते हैं। और जस्टिस की भी कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि मेन प्लानिंग के हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट की चैनल्स हमारी जो ब्रॉड बेस्ड होंगी, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं होंगी। दूसरी बात, इस प्रकार का विनियोग किया जाएगा कि इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज़ कम होंगी, जो वैयक्तिक असमानताएं हैं आय की वो कम होंगी। इंटर रीजनल जो डिस्पैरिटीज़ हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों की जो विषमताएं हैं, असंतुलन है, उसमें कमी आएगी। और इंटर सेक्टोरल जो समझ डिस्पैरिटीज़ हैं, जो भिन्न भिन्न आर्थिक इकाइयाँ हैं, क्षेत्र हैं, कृषि, उद्योग, सेवा इत्यादि, इनका अंतराल कम होगा। और इंटर जनरेशनल डिस्पैरिटीज़ हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण करते समय जो विसंगतियाँ होती हैं वो कमी आएंगी। ये सारे के सारे उद्देश्यों को लेकर के स्टेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को स्थापित किया गया और निजी क्षेत्र जो है वो सहयोग करेगा और साथ साथ काम करना शुरू भी किया गया। प्लानिंग की जब बात आती है, प्लानिंग में नेहरू जी खुद ही कहते थे कोई इसमें ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर या कोई भविष्यवक्ता जैसा इसमें कोई काम नहीं है। हमें तो प्लानिंग विथ फुल स्टैटिस्टिकल सपोर्ट विद एक्सट्रापोलेशन के स्टडीज़ वाला काम चाहिए। और इसलिए नेहरू जी ने उस समय के सबसे बड़े स्टैटिस्टिशियन महालनोबिस को बुलाया और पूरा मॉडल जो बनाया उसका नाम ही था नेहरू महालनोबिस मॉडल। वो एक फोर्थ सेक्टर में इकॉनमी को डेवलप करते हुए
बनाते हुए चलते चले आए। फर्स्ट प्लान वॉज नो प्लान। वो तो क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी हमको, उसमें बहुत परेशानियाँ थीं, किस तरह की समस्याएं थीं। भुखमरी की समस्या थी, हमारे पास भोजन के लिए अन्न नहीं था, कोई रोज़गार नहीं थे, किसी प्रकार सोच समझ नहीं थी। लेकिन सेकेंड 5 प्लान से एक स्ट्रेटजी साफ सुथरी बनाने का प्रयास किया गया, और सेकेंड प्लान का जो स्ट्रेटजी बनी भारतवर्ष की, उसमें जो एक लार्ज इंडस्ट्रीज पर प्रभाव दे करके, लार्ज इंडस्ट्रीज पर निर्भर हो करके एक बड़ा मॉडल बनाने की बातचीत सोची गई। एक अर्थशास्त्री रॉजर स्टीरोना और थ्योरी ऑफ बिग पुश दिया है, बड़े धक्के का सिद्धांत। जैसे अभी नच थ्योरी के बारे में आप पढ़ते होंगे। नच थ्योरी, मान ली किसी बड़े पत्थर को सकलाना आ गए तो हाथी जैसे पैर मारता है उसके, वो नच, उसको आगे बढ़ा देना। इससे पहले वाला जो इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया था हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक सेक्रेटरी ने, उसमें नच थ्योरी और केंद्रीय इकोनॉमिक्स दोनों की बात उन्होंने उसमें की थी। बिग पुश इसलिए चाहिए था कि मान लीजिए कोई बड़ी बीमारी है, कोई बड़ी समस्या है, उसको आसानी से आप नहीं दूर कर सकते, आपको बड़ा काम करना ही पड़ेगा, एक बड़ा आंदोलन, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो समस्या आपकी दूर नहीं हो सकती। ऐसे बड़े उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य लिया गया, और बड़े उद्योगों की स्थापना के बाद में उसके जो ऑफशूट्स होंगे उससे चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। ये जो भाखड़ा नांगल बांध है, तब भी आलोचना हुई है और बाद में भी इसकी आलोचना, अभी तक लोग कुछ आलोचना करते चले आ रहे हैं। जितने समझिए बड़े बड़े संस्थानों का विकास हुआ, चाहे वो स्टील प्लांट्स हो, चाहे IITs हो, चाहे एम्स हो, सबकी स्थापना उसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत होती चली आई है। सड़कों के निर्माण की बड़ी योजना, जल के निर्माण की बड़ी योजना, बड़े बांधों का निर्माण करना, बड़े संस्थानों का विकास करना। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें हम आपको, वो विवशता उस समय भी हमारे नीति निर्माताओं के दिमाग में चल रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा हम किसी एक व्यक्ति के या एक देश के साथ में संबद्ध होकर के रह जाएंगे। आप उठाकर देखिएगा, एक IIT के विकास की नींव यदि हम रूस के साथ रख रहे हैं, तो दूसरे IIT की स्थापना अमेरिका के साथ रखेंगे, तीसरी की स्थापना जर्मनी के साथ रखेंगे, चौथी की फ्रांस के साथ रखेंगे, पांचवीं की जापान के साथ रखेंगे, ऐसे सब। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में आपको पता है, बिना पढ़े जानते हैं इस चीज़, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई 5-6। कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अमेरिका के साथ में संबंधित तो बनाई गई है, कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रूस के साथ बनाई गई है, कोई जर्मनी के साथ बनाई गई है। इसी प्रकार से IIMs, इसलिए कि हम अपनी इंडिपेंडेंस को बनाए रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हम किसी कोटराई में फंस करके रह जाएं। और इसी प्रकार से जितने स्टील प्लांट्स बनाए गए, वो स्टील प्लांट्स भी जो है भिन्न भिन्न राष्ट्रों के सहयोग के साथ में बनाए गए। जब भिलाई स्टील प्लांट सोवियत यूनियन के सहयोग के साथ बनाया गया, वहाँ के वैज्ञानिक यहाँ पाते थे। दुर्गापुर स्टील प्लांट है, वो अमेरिका के साथ बनाए। ये सारे आपके पास दस्तावेज मिल जाएंगे। लेकिन भारतवर्ष के आगामी विकास की बड़ी नींव की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रख दी गई। लेकिन समस्याएं बनी हुई हमारे पास में। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, हमको चीन और पाकिस्तान के साथ में जो युद्ध लड़ने पड़े, उससे भी अर्थव्यवस्था हमारी जो शैटल होती चली गई। लेकिन फिर भी एक संतुलित ढंग से चीज़ें आगे बढ़ी। थर्ड 5 प्लान में सबसे पहली बार हमने सेल्फ रिलायंस की बात की। आज सब लोग आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता को स्पष्ट रूप से डिलीनिएट किया किसी प्लान ने, तो थर्ड 5 प्लान था। उसने कहा नहीं, हमको आत्मनिर्भरता का उद्देश्य प्राप्त करना है।
उसके बाद में कुछ समस्याएं हुई। हमारा जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो प्लान हम पूरा नहीं कर पाए। फिर 4th प्लान 5th प्लान, वही पुरानी चीज़ें जो तो बढ़ती चली आई। 80 के दशक में आते आते कुछ ऐसा हुआ कि लोग जो थे वो पब्लिक सेक्टर की समस्याओं से परेशान होने लगे और पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी को लेकर के लोगों ने आलोचनाएं शुरू कर दी। और वो एक ऐसी व्यवस्था बन रही थी वैश्विक स्तर पर कि जो द्विध्रुवीय विश्व था, एक तरफ अमेरिकन यूरोप लेड कैपिटलिज्म, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन लेड कम्युनिज्म, इनके बीच में भी बहुत अधिक विवाद शुरू हुआ। और हम सभी जानते हैं अमेरिका ने करोड़ों डॉलर्स उपयोग किए होंगे वहाँ पर सोवियत यूनियन को जो मॉडल है उसको बिखारने के लिए। और 80 के मध्य तक आते आते जो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनॉस्ट हुआ सोवियत यूनियन में, उनका मॉडल बिखर गया। जो मॉडल बिखर गया तो बात यही, अब तो साहब एक कैपिटलिज्म ही पैनेशिया है सारी समस्याओं दूर करने के लिए, रामबाण ही है। उनकी इकॉनमी तो चल नहीं पाई। पूरा सोवियत यूनियन मॉडल जो था, जो कि 1917 से लेकर के लगातार चलता चला रहा था, 80 के दशक में आते आते ख़त्म हो गया। उसका प्रभाव जो है भारतवर्ष में पड़ा और पहली बार संभवतः छठी योजना में जो टोटल इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाते हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा जो है 1% अधिक था। 51% था और 49% स्टेट का था। उससे पहले जितने प्लान के इन्वेस्टमेंट बनेंगे उसमें स्टेट पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% से अधिक रहता था और प्राइवेट सेक्टर कम रहता था। अब हाहाकार मच गया, हम सभी लोग कहने लगे तो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। लोग आगे 1% तो बढ़ा, उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो मैंने कहा कि सुराख छोटा बड़ा हो, पानी जार में छोटी सुराख बढ़ता चला जाएगा। ये उस समय हम भी स्टेटमेंट दिया करते थे। लेकिन शनै शनै क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर की इनएफिशिएंसीज़ के बारे में ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती कहना चाहिए, बढ़ा चढ़ा करके इसकी आलोचना की गई। इसका जो आईकॉर है, आईकॉर हमारे इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो तात्पर्य 1 रुपया लगाते हैं तो कितना आउटपुट मिलता है पब्लिक सेक्टर में, उसे कई गुना अधिक प्राइवेट सेक्टर मिलता है। ये एफिशिएंसी पैरामीटर थे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्वालिटी और सबसे अधिक आलोचना पब्लिक सेक्टर की हुई कि सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़। एक स्कूटर के लिए हमको नंबर लगाते हैं अभी तो 4 साल बाद मिलता है, टेलीविज़न मिलता नहीं, ट्रांजिस्टर के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आलोचना होती नहीं। आलोचना करने के लिए हमारे पास 3 बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे जो थ्रू आउट इसी पर ही काम कर रहे थे। एक का नाम था LK झा, एक का नाम था IG पटेल और एक का नाम था मनमोहन सिंह। आप उस समय इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस उठा करके पढ़ेंगे, वे सबके सब समझिए इस लाइसेंस राज का, पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट इंटरवेंशन का विरोध कर रहे थे। कितनी ओपन इकोनॉमी सिस्टम होना चाहिए, मार्केट इकोनॉमी सिस्टम होना चाहिए। और 3 के तीनों आप पाएंगे RBI के गवर्नर रह चुके हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के हेड हमारे 3 के तीनों ये अर्थशास्त्री रह चुके हैं। बातें निरंतर चलती चली गई। हमारे पास में लिस्ट आती है, पहले कंप्लीटली स्टेट लिस्ट की थी और प्राइवेट सेक्टर की थी। फिर धीरे धीरे हमने जो है डी लिस्टिंग शुरू करना किया और डी लिस्टिंग यहाँ तक शुरू किया, बाद में लिस्ट स्टेट सेक्टर की रहेगी, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर की। और 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पर वर्ल्ड बैंक के बिहेस्ट पर भारतवर्ष को जो है सब कुछ चेंज करना पड़ा
और उससे पहले भूमिका ये बनती है कि जो हमारा जो इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए हमारे पास में पर्याप्त जो है वो फॉरेन एक्सचेंज नहीं रहता है। तो फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से हमको मिलेगा? तो फॉरेन एक्सचेंज देने की कोई देश तैयार नहीं था। तो हमें टनों जो सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखना पड़ा, गिरवी रखना पड़ा, जिससे हम इंपोर्ट को जो है वो फाइनेंस कर सकते थे। ये सारी परिस्थितियाँ जो वो क्रिएट की गई थी। चंद्रशेखर की रजीम चंद्रशेखर की थी, लेकिन उनको लीगेसी जो मिली थी वो एक लीगेसी की बात करें, मैं किसी प्राइम मिनिस्टर की बात यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ जानबूझकर। लीगेसी के अंदर सारी चीज़ें, ये इकोनॉमिक सिस्टम्स जो है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से किस प्रकार से बदलता चला रहा है। 91 में आते आते ये तय हो गया, अब भारतवर्ष को जो है वो ग्लोबलाइज होना है। हमारी इकोनॉमी को हम किस प्रकार से हम जो विदेशी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके साथ कनेक्ट करना है। अपनी अर्थव्यवस्था को हमें निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक लेके जाना है और अपनी अर्थव्यवस्था को हम किस प्रकार से और स्वतंत्र बना सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है हम किस प्रकार से पब्लिक सेक्टर से हटा करके हम प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे सकते हैं। ये तीनों सिद्धांतों को लेकर के भारतवर्ष ने अपने विकास की जो नई रास्ता खोजी। और ये हम कह सकते हैं इट वाज ए प्योर डिपार्चर, इट वाज एब्सोल्यूट डिपार्चर फ्रॉम व्हाट फिलॉसफी आवर इसी फ्रीडम फाइटर्स हैव थॉट टू डेवलप इकोनॉमी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जो हमने सोचा था किस प्रकार से विकास के दर्शन के आधार पर हम विकास की नींव रखेंगे, उससे एकदम से हम अलग चलते चले गए। फिर भी ये कहा गया नहीं भाई ऐसा कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं है। आपको परेशानी किस प्रकार की है? हमें विदेशों से जो अच्छी चीज़ें हैं हमको प्राप्त होनी चाहिए। हमारी अच्छी चीज़ें जो है विदेशों को प्राप्त होना चाहिए। हमें आसानी से तकनीकी हमको प्राप्त हो जाएगी और तकनीकी ज्ञान का हम उपयोग करेंगे, जिससे हमारे विकास की गति काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। और जो एक पब्लिक सेक्टर के आधार पर विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, सही होने से तात्पर्य है कि हम यदि मान लो कुछ क्षेत्रीय असंतुलन रह जाते हैं तो वही पब्लिक सेक्टर के कारण है। यदि रोज़गार नहीं मिल पा रहा है तो पब्लिक सेक्टर के कारण है। सारे जितने भी थे आरोप सब पब्लिक सेक्टर पर ही डालते चले गए। और 1991 से लेकर के जो भी सरकार आ रही है वो उसकी गति को और तीव्र करने में ही विश्वास कर रही है, इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी इन पावर, वेदर इट्स बीजेपी लेड गवर्नमेंट और कांग्रेस लेड गवर्नमेंट। एजेंडा कांग्रेस गवर्नमेंट का था, लेकिन साथ ही साथ उसी एजेंडा को आगे बढ़ाया और उससे पीछे जाने की कोई बात नहीं आ पा रही। तो आज के पायदान पर जहाँ हम खड़े हुए हैं वहाँ हम पूर्ण रूपेण भारतवर्ष को अमेरिका बनाने के बारे में सोच रहे हैं। जो अमेरिकन इकोनॉमी के पैरामीटर्स हैं वो किस प्रकार से भारतवर्ष में आ सकते हैं किसी भी डेवलप कंट्रीज़ के। और 2047 में माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हमको विकसित देश के रूप में अपने को खड़ा करना है। विकसित देश का लक्ष्य भी कहीं जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी रखा जाता है। $5 ट्रिलियन को में तब कहा गया था जब डॉलर की कीमत कुछ कम रही होगी। आज से $6-7 ट्रिलियन के रूप में इसको करना होगा। कहने का मतलब ये है हमने अर्थव्यवस्था में व्यवस्थित ढंग से जो विचार किया था उससे कई बार हम विचलित हुए हैं। ये बात सच है कि जहाँ तक प्रोडक्टिविटी के हमारे पास में रिलेट्स हैं उसमें तो विकास काफ़ी हुआ है। जब भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ था तब खाद्यान्न बमुश्किल 50 मिलियन टन हुआ करता था। आज लगभग 380 मिलियन टन के आसपास खाद्यान्न हमारे पास में है और खाद्यान्न की आपूर्ति भी इतनी अधिक है कि कोविड काल में हमने लगभग 8-9 महीने तक भारतवर्ष की 86 करोड़ जनसंख्या को निःशुल्क भोजन हमने कराया है। ये भी समझिए कि जो
जिस तरह से पब्लिक सेक्टर के आधार पर भाखड़ा नांगल बांध ला करके ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी ला करके जो उस समय जो किया गया, जो प्रयोग किए गए थे, उसी का ही परिणाम है। हमें किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए श्रेय देने के लिए। आज आप पाएंगे एक सड़कों का अच्छा खासा विस्तार हमारे पास में है। जितने भी परिवहन के साधन हैं, परिवहन के साधनों में सारे के सारे परिवहन के साधनों में आशातीत हमको सफलता प्राप्त हुई है। विद्युत का उत्पादन और उसके वितरण में भी आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। जितने आपकी लग्जरीज कमोडिटीज़ हैं, सबके पास हमको जो है सफलता प्राप्त हुई है। हमारे हेल्थ के जितने इंडिकेटर्स हो सकते हैं, सब में हमको आशातीत सफलता प्राप्त हुई। पहले आप पाएंगे कि जब किसी के घर में बच्चा होने वाला होता था तो एक मन में डर बना रहता था, और अमूमन आप पाएंगे 2 में से 1 का सर्वाइवल रेट था, आइदर ऑफ द टू, आइदर मदर और द चाइल्ड। ये अमूमन आप पाएंगे कुछ न कुछ ऐसी दुर्घटना होगी कि भाई ऐसी व्यवस्थाएं चल रही थी। आज की तारीख में 100% एश्योर्ड डिलीवरीज हो रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सफलता की बात है। हमारी लॉन्गेविटी बढ़ती चली जा रही है। हमारे जो हेल्थ के और भी इंडिकेटर्स हैं, वो भी अच्छे खासे पैरामीटर्स पे इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ते चले जा रहे हैं। जब देश स्वतंत्र हुआ था तो बमुश्किल 25 विश्वविद्यालय हमारे पास हैं, कुछ हज़ार महाविद्यालय थे। आज 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हमारे पास में, 48,000 कॉलेजेस जिसमें 12-13 लाख टीचर्स और लगभग 2.5-3 करोड़ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। कॉलेज सिस्टम से बात कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना, समझिए कि एडमिशन हो गया तो लगता था कोई जंग जीत लिया हो किसी ने। आज मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में, इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना कोई समझिए कि विशेष बात नहीं रहती थी। कोई विदेश यात्रा करता था, कोई विद्यार्थी विदेशी फेलोशिप मिलती तो लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया। आज जिसको देखिए हर तीसरा आदमी जो विदेश यात्रा कर रहा है, विदेशी फेलोशिप मिल रही है उसको। आपकी इंडस्ट्रीज़ में भी ज़बरदस्त डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। एक ऐसा देश जहाँ पर कि सुई को भी लिखा जाता था मेड इन इंग्लैंड, सुई तक मिलती थी, वो देश जो है चंद्रयान बना करके चंद्रमा पर अपना सैटेलाइट छोड़ा, जिसके अपने सैटेलाइट्स हैं। एक देश जिसको कि हमेशा भय दिखाया जाता था, अमेरिका के पास एटॉमिक पावर है, रूस के पास में न्यूक्लियर पावर है, जापान न्यूक्लियर पावर है, आज वो फ़ख्र के साथ कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम ने इसलिए नहीं रखे हुए हैं कि हमको ईद में छोड़ने हैं। प्रधानमंत्री की स्पीच में कोट कर रहा हूँ। जब पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमने एटम बम इसलिए नहीं रखे हैं कि हम दिवाली पर छोड़ेंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, एटम बम हमने इसलिए नहीं रखे, हम ईद में उनको छोड़ेंगे। ये कोट किया था। एटमिक पावर, न्यूक्लियर पावर संपन्न हमारे पास में है। जो भी चीज़ विश्व में है वो सारे की सारी बनाने की क्षमता हमारे भारतवर्ष में विकसित की है। ये भारतवर्ष के एक के बाद क्रमबद्ध ढंग से जो नीतियों में परिवर्तन हुआ, जिस प्रकार से मॉडल्स बनाए गए, जिस प्रकार से स्ट्रैटेजीज बनाई गई, उसका परिणाम ये है कि आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास की दृष्टि से आज भारतवर्ष जो है, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी दृष्टि से 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की भारतवर्ष है, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद बात करते हैं। और जो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से कहते हैं, उसके हिसाब से 3रे नंबर की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारतवर्ष की है। ये इन सब का परिणाम है। इसमें किसी को भी नहीं कह सकते हम कि किसी का कम, किसी का अधिक। जो भी प्रधानमंत्री होते थे, जो हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष होते थे, जो हमारे राजनेता थे, सब ने मिलजुल करके भारतवर्ष के विकास की एक नीति बनाई। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें और होनी चाहिए तो ऐसा लगता है। जब स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की बात सामने आई,
विशेषकर आई थिंक 20 मार्च 2020 को या 22 मार्च 2020 को जब कहा गया कि वी शुड बी वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल, ये बात आई तो उस पर काम करना शुरू किया हमने। और कोविड-19 के दौरान जिस प्रकार से रिवर्स माइग्रेशन हुआ बड़े बड़े शहरों से, दिल्ली से, बम्बई से, अहमदाबाद से, कलकत्ता से, विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र कुछ एरियाज़ में, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जब रिवर्स माइग्रेशन हुआ तब लगा कहीं न कहीं इस मॉडल में कमी है, इसको ठीक होना चाहिए था। फिर घूम फिर कर के बात वही आती है, जब हम पब्लिक सेक्टर बेस्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन उसकी एक प्री रिक्विजिट था, और जब आप प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं उसमें डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और बिना डिसेंट्रलाइजेशन के जो विकास होगा वो लॉपसाइडेड होगा, वो कॉन्सेंट्रेशन वाला विकास होगा। तो जब हमने इस पर सोचना शुरू किया तब पता चला भारतवर्ष के जो 6.5 लाख गांव हमारे पास में, उनको कब हमने केंद्रीय भूमिका में रखा विकास में। गांव से लोग शहर क्यों आए, उनका तो योगदान हुआ, चाहे जिस स्वरूप में हुआ। गांव के लोग शहर में पढ़ लिख करके एजुकेशनिस्ट बने, डॉक्टर बने, एंटरप्रेन्योर्स बने, उनका तो योगदान हुआ। लेकिन गांव के लोग जो गांव में ही रह गए उनका या तो हुआ नहीं या कम विकास हुआ, और विकास में योगदान उनका नगण्य रहा। तो 6.5 लाख गांव, उनके अपने रिसोर्सेस, वहाँ की अपनी स्किल, वहाँ की अपनी मार्केट का जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था टोटल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में, वो नहीं हो पाया। यहाँ से स्वदेशी की बात शुरू होती है। तो इसको लेकर के ही कुछ लोग ये कहते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं सेकंड 5 प्लान में जो हमने एक मॉडल बनाया था लार्ज इंडस्ट्रीज़ के बेस के आधार पर, उसे गांव हमारे पीछे छूट गए। यहीं पर एक गांधी को लेकर के भी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। गांधी तो चाहता था स्वदेशी की बात, तो गांधी तो ग्राम स्वराज की बात करते हैं। वो कहते हैं ग्राम स्वराज से ही स्वराज की प्राप्ति हो पाएगी। तो गांधी को भी हमने जो वो नकार कर दिया था। और जब इस स्वदेशी की बात आएगी, स्वदेशी गांव की बात आएगी, तब स्वदेशी संस्कृति की बात आएगी। तब स्वदेशी संस्कृति की बात आएगी तो कहीं गांधी जी दिखाई पड़ेंगे, कहीं तिलक दिखाई पड़ेंगे, कहीं गोखले दिखाई पड़ेंगे, कहीं दादा भाई नौरोजी दिखाई पड़ेंगे, कहीं विवेकानंद का भी भाव आ जाएगा, कहीं अरबिंदो भी सामने आ जाएंगे। ये सब कुछ स्वदेशी को लेकर कहना चाहते हैं। तो जब स्वदेशी की जो फिलॉसफी हमारी है, जिसमें कि हम चाहते हैं कि सारे व्यक्तियों का आनुपातिक ढंग से विकास होना चाहिए, एक जैसा विकास सबका नहीं हो सकता। और इसका इतिहास है कि जिस प्रकार शरीर होता है, शरीर के भिन्न भिन्न अंग होते हैं। हमारे हाथ की छुगनी और पैर छुगनी वाला अलग है, उसका विकास अनुपातिक, इसको जितना चाहिए रक्त मज्जा उतना मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला दिक्कत हो जाएगी। यदि सर के पास ही सारा रक्त पहुंच गया, सर बड़ा हो गया, एक बेडौल शरीर हो जाएगा। वो आनुपातिक ढंग से जो मिलना चाहिए शेय भिन्न भिन्न स्थानों को, भिन्न व्यक्तियों को, वो नहीं मिल पाया इस विकास की रणनीति के आधार। क्योंकि जो मॉडल हमारे पास में था वही विदेशी मॉडल था। हम ग्रोथ लेड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते रहे। हमने बात की कि मार्केट फोर्सेस के आधार पर हम किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो धीरे धीरे परकुलेट होते हुए, टिंकरिंग होते होते नीचे तक पहुंच जाएगा। ऐसा होता नहीं, ऐसा हुआ भी नहीं। और राजीव गांधी मंच से कहते थे, लाल किले से कहा था, हम 100 रुपये छोड़ते हैं दिल्ली से तो 20 रुपये पहुँचता है गाँव तक। 80% बीच में ही जो वो सीपेज लीकेजेस हो जाते हैं।
उस समय की बात थी। ऐसा क्यों हुआ? वो मॉडल मुझे कहने में आपत्ति नहीं है, मॉडल वो अभी भी उसी तरह से काम करता चला जा रहा है। मेरा कहना है 6.5 लाख जो गांव थे हमारे, वो पीछे छूट गए। उनको केंद्र में रख कर के विकास की रणनीति बनना चाहिए। और जब आत्मनिर्भरता की बात आएगी तो आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, हमें सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से चाहिए। आत्मनिर्भरता केवल व्यक्तियों के लिए नहीं, एक ऐसा मॉडल जो सस्टेनेबल हो, और सस्टेनेबिलिटी के लिए फ्लोरा फौना सब आत्मनिर्भर होना चाहिए। नदियाँ आत्मनिर्भर होना चाहिए, पर्वत आत्मनिर्भर होना चाहिए, भूमि आत्मनिर्भर होनी चाहिए, पानी आत्मनिर्भर होना चाहिए, आसमान आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम पा रहे हैं जो हमारा पोल्यूशन इंडेक्स है उसके आधार पर हम बहुत पीछे चलते जा रहे हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इतनी तेज़ी से हुआ है, फॉरेस्ट कवर इतना कम होता चला रहा है। अभी हिमाचल में मैं 6 साल तक रहा, प्रतिदिन वहाँ से खबरें आती हैं किस प्रकार से वहाँ पर व्यास नदी ने, पार्वती नदी ने तांडव किया है। मंडी जैसा शहर जो कि बहुत बड़ा शहर है, पूरे भारत और बड़ा शहर है, उसमें भी पानी आ गया और नीचे लोग चलते चले आए। शिमला का जो रूट है अभी तो बीच में टूट गया है, दूसरे रास्ते जाना पड़ता है, जहाँ 2.5 घंटे लगते तो 5-5, 6-6 घंटे लेकिन शिमला शहर जा पाते हैं। ये सब किसके कारण हुआ है? हुआ है कि स्ट्रेटजी जो सही बनना चाहिए थी, जो वास्तव में स्ट्रेटजी वहाँ के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, लोकल रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए, लोकल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यदि बनती नीति बनती तो इस प्रकार का डिसास्टर हमारे पास में नहीं हो पाता। ये बहुत बड़ा चैलेंज भी इसी विकास से जुड़ा हुआ हमारे पास में आ गया। प्रश्न ये उठता है कि आत्मनिर्भरता से जुड़े 2 शब्द अंग्रेजी में आते हैं, एक तो सेल्फ सफिशिएंसी का, एक सेल्फ रिलायंस का। हिंदी में शायद दोनों पर्यायवाची रूप में समान प्रयोग में लाते हैं। टोटल इनकम जो भारतवर्ष की है, मैं जीडीपी की बात यहाँ पर आपसे करना चाहूँगा। जीडीपी की बात जब आती है तो आपको पता चलेगा टॉप 10% पॉपुलेशन के पास में 67% जीडीपी है, और टॉप 1% पॉपुलेशन पास में 57% जीडीपी है। 99% लोगों के पास में 43% जीडीपी है, और लास्ट 90% लोगों के पास में लगभग 30% जीडीपी का हिस्सा आता है। कहने के मतलब क्या, रिच सेक्शन जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रिचर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है उसे बढ़ता चला गया। और यही नहीं, पिछले 5 सालों में जो एडिशनल इनकम जनरेशन हुआ है उसका 74% जो है टॉप 10% लोगों के पास में गया है, और 23% जो है वो हिस्सा नीचे लोगों के पास में आ पाया। तो कंसंट्रेशन जो ऑफ इनकम है वो भी एक सीमा के बाद में ठीक नहीं होता है। हमें डीकंसंट्रेट किस प्रकार से करेंगे जीडीपी का, उसके बारे में हमको जो सोचना पड़ेगा। इट्स आवर ओन इंडियन इकोनॉमिक्स, जिसमें कि हम सबको एक साथ लेकर के चलने वाले हैं। हम मानते हैं कि व्यक्ति के अंदर आत्मा रहती है, हमें मानते हैं कि क्षेत्र में भी, स्थान में भी आत्मा रहती है, इसमें भारत माता की बात करते हैं। हम मानते हैं फ्लोरा फाना में भी आत्मा रहती है, इसलिए हम जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा हम लगाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते हैं। खाली बात करने, श्लोक रटने रटाने से कुछ नहीं होगा, उसे व्यवहार में लाना पड़ेगा। व्यवहार में जब लाएंगे तब बातें आएगी, जिस अनुपात में जिसकी जितनी आवश्यकता है उसको हमको प्रदान करना पड़ेगा। नहीं तो लंबे समय तक न तो कोई भूखा रह सकता है, भूखे पेट रह सकता है, और न किसी को ये समाज अधिकार देता है आप बड़ी विलासितापूर्वक जीवन बहुत समय तक व्यतीत करें। पहले असंतोष होता है, फिर अशांति होती है, फिर विद्रोह होता है, फिर क्रांति होती है। सारी सभ्यताओं का यही लगभग इतिहास रहा है। प्रारंभ आता है उसी से ही। मैंने 68 नियम बनाए हैं, विकास के नियम बनाए। 68 उसमें एक नियम ये बनाया है कि जिस प्रकार से एक भूखे हुए पेट के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से भरे हुए पेट वालों को व्रत करने के नियम बनाने चाहिए।
अगर भरे हुए पेट वाले व्रत नहीं करेंगे, उपवास नहीं करेंगे, तो संसाधन कैसे बचेंगे भूखे हुए पेट वालों को भोजन दिलाने के लिए। इस प्रकार के नियम बने हैं। 2047 का लक्ष्य हमारा ये है, हमारा राष्ट्र एक ऐसा होना चाहिए जिसमें कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र इत्यादि के सारे अंतर विगलित करते हुए हम भारतवर्ष के नागरिक के रूप में स्थापित हो पाएँ। न कोई SC, न कोई ST, न कोई OBC, न कोई महिला, न कोई पुरुष, हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, क्षमतावान नागरिक हैं। उसके आधार पर हमको अधिकार मिलना चाहिए और जो हमारा कर्तव्य हमको मिलना चाहिए। पहला लक्ष्य हो। इसी प्रकार से भारतवर्ष के जितने भी अंग हैं, जितने भी प्रांत हैं, उनका भी अनुकूलतम विकास होना चाहिए। न कोई पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र आदि विकसित, न छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा कम विकसित, ऐसा भी नहीं। इनका अनुपाती विकास ऐसा हो कि सबके अंदर स्वाभिमान के अंतर्गत लोग हैं। इसी प्रकार से न कोई गांव का रहने वाला ये कि हम ग्रामीण के पिछड़े हुए लोग हैं, आप शहर के बड़े लोग हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए आप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं, सब कुछ हैं, और गांव में चलने वाला, सड़क में रहने वाला कुली जिसका कुछ भी नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। वो होगा समरस समाज का सबसे बड़ा लक्ष्य 2047 में। तो हम कहेंगे हम अमृत काल में हमने प्रवेश किया है, तो हम कहेंगे स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हमने संपन्न किया है। आपने मुझे आमंत्रित किया अपना वक्तव्य देने के लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर वंश गोपाल सिंह माननीय कुलपति महोदय को उनके उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। अभी आपने मोर माटी मोर देश पर एक सागरहित वक्तव्य विद्वान प्रोफेसर वाजपेयी जी से सुना। बहुत विस्तृत रूप से जो देश की मोर देश है उसके विषय में आपने बहुत डिटेल कैसे इसका विकास हुआ इसकी चर्चा आपने सुना, और जो इसमें विषमताएं हैं उसकी भी चर्चा आपने सुना। कैसे विषमताओं को दूर किया जा सकता है इसका उपाय भी आपने दिया। आप आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, तो एक अभी पिछले इसमें जो हम लोगों का कन्वोकेशन हुआ था उसमें आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के ऊपर भी आपका वक्तव्य काफ़ी सराहनीय था और काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया। आप यहाँ अपना समय दिए आए, आपका विश्वविद्यालय परिवार हमेशा स्वागत करता है और भविष्य में भी हम आपका आभारी रहेंगे कि आप अपना अमूल्य समय हमें दें। मैं विश्वविद्यालय और अपनी तरफ से आपका बारंबार स्वागत करता हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी। आपने प्रोफेसर वाजपेयी जी को सुना कि किस ढंग से जहाँ सुई भी अपने यहाँ नहीं बनती थी वहाँ पर चंद्रयान भी आपने बना लिया है। निर्यात में बहुत सारी ऐसी सामग्रियाँ अब सम्मिलित हो रही हैं जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते थे जिसकी कि इसका निर्यात हम कर पाएंगे, वह भी सब संभव हो पा रहा है। और कुछ ही दिन में आपकी इकोनॉमी जो है तीसरे स्तर पर, तीसरे स्थान पर पहुंचेगी, यह भी सुनिश्चित है। लेकिन विषमताएं तो बहुत सारी हैं। यदि जो भी मॉडल भारत में अपनाया गया वो अमेरिकन हो चाहे वह रशियन हो, दोनों की अपनी विशेषताएं रही हैं और एक कॉमन विशेषता जो रही है वो यह है कि आदमी को आदमी नहीं समझना। लेकिन जो हमारी माटी जो है इसकी विशेषता तो आदमियत की ज़्यादा रही है।
हम ऐसे विकास को विकास मानते ही नहीं रहे हैं जहाँ पर आदमियत न हो। डिस्पैरिटी इतनी है कि आप 6-7 हज़ार रुपये में जीवन यापन करने वाले लोग भी मिल जाएंगे, उनकी इतनी आमदनी है, दिन भर काम करते हैं वे भी, और ऊपर के लोग भी काम करते हैं जिनकी आय प्रति माह 4-5 लाख रुपए में भी होगी। अंतर देखिए, 6,000 और 6 लाख कितने गुना। संभवतः उनकी एक आइटम का खर्च भी इससे ज़्यादा होता हो 6,000 से। कैसे संभव हुआ, कैसे क्यों कर ऐसा हो गया? रशियन मॉडल हो या अमेरिकन मॉडल हो, दोनों में मानवीय जो तत्व हैं, जो बेसिक जो नेचर है, उस पर यदि विचार किए बिना हम लागू करें तो यह होना स्वाभाविक है। मानव का जो उसकी प्रकृति है, लोभ की, मोह की, अहंकार की, लोभ मोह अहंकार, ये सारी जो चीज़ें हैं उनके साथ चलने वाली हैं। और यदि उसके नियंत्रण की चर्चा किए बिना उसकी ट्रेनिंग दिए ऐसे व्यक्ति के हाथ में आपने निर्णय करना छोड़ दिया, तो वह अपनी आय को बढ़ाते जाएगा, दूसरे की आय पर उसका उतना विचार नहीं रहेगा। यही कारण है कि जो अधिकारीगण हैं उनका वेतन बढ़ते गया पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में जो अधिकारी हैं उनका वेतन बहुत तेज़ी से बढ़ा, और रेस्ट जो अब सेगमेंट है उसको वहीं छोड़ दिया गया किसी तरह से। यदि आपके आय में 2 गुना वृद्धि की जाए तो 10,000 का दूना कितना होगा? 20,000। और 4 लाख का दूना कितना होगा? 8 लाख। तो 20,000, 8 लाख, तो जो ये गैप है और बढ़ते चला गया। क्यों कर ऐसा हुआ? क्यों नहीं अपने लाभ को, अपनी जो आय है उसको सीमित करने का कोई उपाय क्यों नहीं किया गया? एक आध कोई पूंजीवादी होगा जो अपनी आय को समाज में लौटाता हो, और लौटाता भी है तो बहुत कम। एक आध नाम हम सुनते हैं और उसका गुणगान करते हैं, वाह प्रेम जी और वाह ये और वाह ये, लेकिन कितनों हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी आय बहुत अधिक है और समाज को वे कुछ देते नहीं हैं। उनके बैंक के आंकड़ों में जीरो बढ़ते चले जाता है, उसका उपयोग उनके लिए बहुत नहीं है, सिवाय अहंकार बढ़ने के और कोई उसका उपयोग नहीं है, फिर भी वो बढ़ते चले जा रहा है। कि दोनों व्यवस्थाओं में हुआ। आज हम चर्चा सुनते हैं कि रूस तो टूट गया, चीन में भी जो अमीर और गरीब की खाई है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है और बढ़ते जा रही है। जो सिद्धांत उनके हैं वो काम नहीं कर रहा है। पूंजीवाद का तो सिद्धांत ही है कि जितना अधिक पूंजी अर्जित करना संभव हो उतना कर लेना चाहिए, इसी मॉडल पर चल रहा है। लागत भले ही 5 रुपये हो, लेकिन यदि उसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसको कई गुना करके बेचना एक स्वाभाविक बात हो गई है। और यह समाज में स्वीकृत भी हो गया है कि जहाँ मांग ज़्यादा होगी उसका कीमत जो है बढ़ जाएगी। हमारा अर्थशास्त्र इसके ऊपर पूरी तरह से सूत्र इसके बने हुए हैं आपके, कोई इसे इनकार नहीं करता है। लेकिन आपने इसी बीच एक बात देखी होगी कि भारत में जो वैक्सीन बना उसको निःशुल्क दुनिया के गरीब देशों को दिया गया। ये दोनों मॉडल से अलग है। अमेरिकन्स जहाँ पर उसको बेच रहे थे, रशियंस जहाँ वहाँ बेच रहे थे, चाइना जो है वो भी बेच रहा था। तो जो यह चर्चा
दोनों देश करते हैं, दोनों देश चाइना और रूस, कि मजदूरों को, गरीबों को एक करने के लिए वे हैं, तो केवल उनके ही देश के गरीब और मजदूर उन्होंने ध्यान दिया, दूसरे देश के गरीब और किसी को ध्यान नहीं दिया। वो भारत था, और भारत ने अपने किसी जो अर्थशास्त्र का मॉडल है उसे अलग हट करके काम किया। कि कौन सा मॉडल है, कि ये जो सोच हुई, और क्या इससे आपकी हानि हुई है? क्या तात्कालिक रूप से आपकी हानि हुई है? आपने अपने पैसे से वैक्सीन बनाया और दूसरे देशों में भेजा, आपकी हानि हुई, लेकिन क्या ये हानि लॉन्ग टर्म में है? लॉन्ग टर्म में तो आपको लाभ है। आपके प्रति सद्भाव विकसित होना पहला लाभ है। दूसरा लाभ है कि जिसकी हम वकालत करते रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम का, उसका पालन भी हमने किया। और तीसरा अर्थशास्त्रीय लाभ भी है कि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। तो क्रेडिबिलिटी बढ़ने के साथ साथ आपके यहाँ से आयात भी बढ़ेगा। बहुत कम ऐसे देश होंगे जो वैक्सीन के लिए धन्यवाद करते हो, बाकी चीज़ों में आपको जो है नकारते हो। ऐसे बहुत कम देश होंगे। तो ये कौन सा मॉडल है? यह जो गांधीयन थॉट है, चाहे कोई भी, केवल जब आप आदमी को मशीन मान करके चलेंगे और केवल अर्थतंत्र पर विकास की बात सोचेंगे, विकास होगा कितना तीव्र गति से होगा कि मंद गति से होगा, केवल इस पर विचार करेंगे, मानवीय जो पुट है, जो आध्यात्मिक पक्ष है इसका, जिसकी तरफ माननीय वाजपेयी जी ने इंगित किया, जब तक उसको ध्यान में आप नहीं रखेंगे तब तक मुश्किल है। जितने भी आपके विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान हो, यदि आप जो हम पढ़ते पढ़ाते हैं उसमें आप देखें तो जो मूल्य हैं वो तो समाप्त हो गए हैं, कहीं उसका समाप्त नहीं हुए, कहें कि उसकी चर्चा होती ही नहीं है। मैं एक आध जगह चर्चा में भाग लिया मूल्यों के ऊपर, तो एक प्रोफेसर ने कहा कि मूल्यों का संकट तो भारत में नहीं है, कोई न कोई मूल्य तो है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं यहाँ, भ्रष्टाचार कुछ नहीं है, ट्रांजैक्शन ऑफ मनी है, एक पैकेट से पैसा दूसरे पैकेट में गया, दूसरे से फिर अपने में घूम करके आ गया। तो भ्रष्टाचार भी जहाँ मूल्य हो, तो ऐसी स्थिति में कोई भी आपका मॉडल हो काम नहीं करेगा। कोई भी मॉडल हो ये काम नहीं करेगा। काम वहाँ पर जो धर्म की चर्चा होती है, धर्म का मतलब ये पूजा पद्धति नहीं है, धर्म के जो लक्षण हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग लक्षण बताए कि प्रेम हो, सत्य हो, दया हो, हिंसा हो, चोरी न करना हो, सत्य बोलना हो, इत्यादि इत्यादि। ये धर्म है। यदि इसका आचरण आप करते हैं तब धार्मिक हैं। 2 लोटा पानी आप सीढ़ी पर चढ़ा कर आइए और किसी गरीब को आप प्रताड़ित कीजिए, कोई सड़क के किनारे पड़ा हुआ हो, घायल हो, और उसका आप वीडियो बना रहे हो, तो महान अधार्मिक कृत्य, पाप कृत्य आप कर रहे हैं। आजकल देखिए कि कितने बाढ़ आई हुई है कि ऐसे संकट में पड़े हुए लोगों का आप वीडियो आप देखिए। कहीं भी बलात्कार हो रहा है, चोरी हो रही है, आप वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, आप उपाय को नहीं कर रहे हैं। वीडियो महत्वपूर्ण है कि उस व्यक्ति का बचना महत्वपूर्ण है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में, हमारी सामाजिक संदर्भों में इसको हम भुला बैठे हैं। कोई भी जो योजना बनाई जाती है, हमारे विद्वान जो हैं, जो शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर है उसी से पढ़े हैं, और वे जो पढ़े हैं उसी के आधार पर योजना बनाएंगे। तो उस योजना में यंत्रवत सारी चीज़ों के विषय में सोचना और उसमें अपना अधिकतम लाभ लेना, यह उसमें निहित होगा। आप समाजशास्त्र ले लीजिए, पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, आप मनोविज्ञान ले लीजिए, सामाजिक कार्य ले लीजिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, उसमें कहीं भी मानवीयता की बात
जो मानवता का पुट है उसको जानबूझ करके छोड़ दिया गया था या अनजाने में छूट गया, ये विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन छूट गया था। उसके कारण से जब हम हमने वीडियो देखा कि गोरी सी दुल्हन है और बगल में काला सा दूल्हा है, उसके साथ कमेंट है कि सरकारी नौकरी का प्रभाव, सरकारी नौकरी मिल गई उसकी तो उसे अच्छी दुल्हन मिल जाएगी, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। सरकारी नौकरी मिल गई तो क्या करता है, ऊपर की कमाई आप पूछते हैं, कितना कम काम करना पड़ता है इसको आप देखते हैं। स्थायी हो गए तो काम न करना है, यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है। काम जो है टेम्पररी वाले करेंगे। हार करके संस्थाओं ने क्लास 4 की जो नियुक्ति है वो न करते हुए आजकल ठेके पद्धति पर दे दिया है। क्यों? यदि आपने उनको दे दिया तो सफाई नहीं होगी। हॉस्पिटल में चले जाइए, सरकारी हॉस्पिटल में गंदगी का अंबार है। वही प्राइवेट सेक्टर में शोषण बहुत किया जाता है। वहाँ की एक समस्या है कि पैसा कम देते हैं और जितना पैसा देते हैं उससे कई गुना काम लेते हैं। वहाँ भी अन्याय का एक मॉडल है। यहाँ अन्याय दूसरे पक्ष कर रहे हैं, वहाँ अन्याय दूसरे पक्ष कर रहे हैं। कहीं हमें यह हमारे पूंजीपतियों को नहीं पढ़ाया गया, जो इंडस्ट्री डाल रहे हैं उनको नहीं पढ़ाया गया कि कैसे काम लेना चाहिए कि मानवीय पक्ष बना रहे, और न ही सरकारी पक्ष, सरकारी संस्थाओं में जो काम करने वाले लोग हैं उनको बताया गया कि जितना तुमको वेतन मिल रहा है यदि स्वीकार किए हो तो जो घंटे हैं उसमें तुमको काम करना चाहिए। एक बार मैं बीएसपी भ्रमण के लिए गया, वहाँ पर 4-6 लोग बैठ करके गप लगा रहे थे और कुछ ब्लू कॉलर वर्कर्स जो हैं वे काम कर रहे थे और रशियन थे वे। मैंने पूछा कि भाई ये कौन है लोग और क्या है, ये कैसे काम कर रहे हैं? तो मेरे मन में स्वाभाविक रूप से आया कि जो काम कर रहे हैं ये जो है वर्कर हैं और जो बैठे हुए हैं ये सारे अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि नहीं, ये फीटर्स हैं जो बैठे हुए हैं, और जो काम कर रहे हैं वे इंजीनियर्स हैं। कौन सा मॉडल है कि आपको काम नहीं करने के लिए आप बैठ करके गप लगा रहे हैं और आपसे सीनियर, आपसे ज़्यादा श्रेष्ठ जो है वो काम कर रहे हैं, उनको कौन सा एजुकेशन मिला हुआ है? निश्चित रूप से कोई दूसरे मूल्य उनके रहें। तो इसकी भी एक ज़रूरत है कि हमें कौन सा मूल्य है। निश्चित रूप से देश बहुत प्रगति किया है और बहुत तेज़ी से और प्रगति करेगा, लेकिन इस पक्ष पर भी बहुत शिद्दत से सोचने की ज़रूरत है कि कैसे जो मानवीय पक्ष है कि हमें बहुत सारी कमियां हैं, हम लोभी हैं, कम काम करना चाहते हैं, आराम तलब हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मूल्य ऐसे हमारे अंदर विकसित हों जिससे कि हम कर्तव्यनिष्ठ बन सकें, जिससे कि दूसरे का शोषण न कर सकें, जिससे कि दूसरे की पीड़ा में हम आनंदित न हों। पड़ोसी यदि भूखा है तो उसकी भी हालचाल हम लें। गांव में कोई सामूहिकता की बात हो कि गांव में किसी की समस्या हो तो हमारी समस्या है, तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से बहुत अधिक उन्नति हुई है और ईश्वर करे कि तीसरा स्थान भी जल्दी से क्रॉस करते हुए दूसरा और पहला स्थान प्राप्त करे, लेकिन इस पक्ष में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और भारतीय जो पद्धति रही है, भारत में जो अध्यात्म रहा है, बिना उसकी सहायता लिए यह जो उन्नति है वह स्थायी नहीं हो सकता है। वो कभी भी आप जो है सामाजिक विषमता बढ़ेगी और जातिवाद, पंथवाद, सारी चीज़ें इसमें पनपती रहेंगी। लोग, चालाक लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे, मूल्य विहीन लोग इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे और ये डिस्पैरिटी बढ़ेगी। तो आज के दिन आप सारे लोग इसमें इस कार्यक्रम में भाग लिए। विश्वविद्यालय के सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से साधुवाद देता हूँ और इस पर गहन चिंतन मनन की ज़रूरत है। और विशेष रूप से जो ऊपर का पक्ष है वह उद्योगपति हों, सरकार हो
सभी को इन पक्षों पर ध्यान देने की ज़रूरत है।